उसने यही मुझसे कहा था कि रंजन मैं नहीं आ पाऊँगी, तुम मुझे भूल जाओ, घर वाले मुझे आने नहीं दे रहे हैं। तो मैंने पूछा कि घर वाले कौन नहीं आने दे रहे हैं, घर पे तो सिर्फ मम्मी है, मम्मी कैसे नहीं आने दे रही तुमको? बोला उसने कहा कि मम्मी तो है ही, साथ में भैया के दोस्त भी हैं। तो मैं उस समय मिस कर गया बिल्कुल कि मुझे ये पूछना चाहिए था भैया के दोस्त का नाम बताओ, ये मैंने नहीं पूछा, ये मेरी गलती थी। हम अक्सर बॉलीवुड की कहानियाँ सुनते हैं, पॉलिटिशियन की कहानियाँ सुनते हैं और आजकल तो यूट्यूबर की कहानियाँ भी सुनते हैं, मगर पत्रकार जो दिन रात मेहनत करते हैं आप तक खबर पहुंचाने की, हम उनकी कहानियों को अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। आज हम आपको एक ऐसी पत्रकार की कहानी सुनाते हैं जिसकी मौत बन गई थी सनसनी, जिसके खुद के माँ बाप ने रची थी साजिश और सवालों के घेरे में आ गया था उसका प्रेमी। निरुपमा पाठक बेहद सुलझी, समझदार, हंसमुख और मिलनसार लड़की, अव्वल दर्ज की छात्रा और होनहार पत्रकार। कोडरमा के ब्राह्मण परिवार में जन्मी निरुपमा बचपन से ही आज़ाद ख्याल रही। वह खुली आंखों से सुनहरे भविष्य के सपने देखती और उन्हें पूरा करने के लिए जी जान लगा देती। जून 2008 की बात है। वह शुरुआती पढ़ाई खत्म कर अपने सपनों को रफ्तार देने के लिए देश की राजधानी दिल्ली आ गई। दिल्ली के IIMC में दाखिले की प्रक्रिया चल रही थी। 29 जून 2008 को निरुपमा भी वहां रेडियो एंड टेलीविज़न जर्नलिज्म कोर्स में दाखिला लेने के लिए आई थी। वह कॉरिडोर में इंटरव्यू के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। तभी बिहार के दरभंगा के कादिराबाद निवासी प्रियभांशु रंजन इंटरव्यू देकर बाहर निकले। उनकी नज़र पीले रंग का सूट पहने बेंच पर बैठी एक लड़की पर पड़ी। लड़की की आंखें इंटरव्यू रूम पर टकटकी लगाई थी। प्रियभांशु के कदम ठिठक गए, नजरें ठहर गई, वक्त थम सा गया और धड़कनें बढ़ गई। प्रियभांशु ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि वह लड़की कोई और नहीं, निरुपमा ही थी। उसमें कुछ तो ऐसा था, मैं उससे बात करने से खुद को रोक नहीं पाया। कुछ समझ नहीं आया तो 5 मिनट का मोटिवेशन स्पीच ही दे डाला। पूरे 1 महीने बाद 28 जुलाई 2008 को मैंने दूसरी बार उससे ओरिएंटेशन प्रोग्राम में देखा। इस बार उसने आगे बढ़कर हेलो कहा। हालांकि इस 1 महीने में मैंने कई दफ़ा उसके बारे में सोचा, भगवान से प्रार्थना भी की थी कि काश वह दोबारा मिले, काश वह मेरी हो जाए। जल्द ही दोनों दोस्त बन गए। धीरे धीरे हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। हम दोनों शादी करना चाहते थे। निरुपमा और प्रियभांशु को जानने वालों ने बताया कि दोनों को IIMC के बैच 2008-2009 का आइडियल कपल माना जाता था। दोनों के बीच सब कुछ परफेक्ट था। दोनों के साथ 2 साल पूरे हो चुके थे। 22 साल की निरुपमा पाठक, जिसे हिंदी फिल्मों के गीत सुनना पसंद था, वह गाती थी, लजीज खाना पकाती थी, नई नई रेसिपी के साथ एक्सपेरिमेंट करना उसका पसंदीदा काम था। वह बेहद सहनशील, मैच्योर और हेल्पफुल लड़की थी। बस उसका गुनाह इतना था कि उसने प्रेम करने की हिम्मत की और अपने पसंद के लड़के के साथ शादी करना चाहती थी। साल 2010 में मीडिया की पढ़ाई करने के बाद दोनों ने जॉब शुरू कर दी। निरुपमा और प्रियभांशु ने अपने परिवार वालों को एक दूसरे के बारे में बताया। प्रियभांशु जाति से कायस्थ था और निरुपमा के परिवार को दूसरी जाति का दामाद किसी भी हालत में स्वीकार नहीं था। वह अपने पापा को दुखी करना नहीं चाहती थी और प्रियभांशु से दूर होना भी नहीं चाहती थी। निरुपमा को भरोसा था कि जैसे पापा ने पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया, वैसे ही उनकी शादी के लिए भी मान जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों ने 6 मार्च 2010 को शादी करने की प्लानिंग की, लेकिन निरुपमा के पिता का पत्र मिलने के बाद शादी टाल दी गई। शादी से पहले ही निरुपमा को मां की बीमारी की खबर मिली। वह दफ्तर से छुट्टी लेकर 19 अप्रैल 2010 को दिल्ली से कोडरमा के लिए रवाना हो गई। प्रियभांशु से रेलवे स्टेशन तक छोड़ने गया। निरुपमा का दिल्ली वापसी का टिकट 28 अप्रैल का था, लेकिन जो ट्रेन निरुपमा को लेकर झारखंड गई थी वह उसे फिर कभी साथ लेकर दिल्ली नहीं लौटी। 29 अप्रैल 2010 को खबर आई कि निरुपमा पाठक नहीं रही। कोडरमा में चित्रा गुप्ता नगर कॉलोनी स्थित घर पर निरुपमा का शव मिला। निरुपमा को जानने वाले लोग यह खबर सुनकर अवाक रह गए। शुरुआत में परिवार ने मौत का कारण करंट लगना बताया, जबकि पुलिस ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने की बात कही।
निरुपमा के कमरे से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला। निरुपमा के प्रेमी प्रियभांशु ने पाठक परिवार पर बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया। आरोप में कहा गया कि निरुपमा के पिता धर्मेंद्र पाठक और मां सुधा पाठक और भाई हम दोनों की शादी के लिए खिलाफ थे। उन्होंने साजिश के तहत नीरू को मां की बीमारी की झूठी कहानी बताकर घर बुलाया। उसे 28 अप्रैल को दिल्ली वापस आना था, लेकिन घर वालों ने उसे दिल्ली नहीं आने दी और उसकी हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस ने निरुपमा की हत्या का मामला दर्ज कर लिया। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने निरुपमा के परिजनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। निरुपमा के माता पिता और भाइयों से अलग अलग पूछताछ की गई। निरुपमा की मां सुधा पाठक को मुख्य आरोपी बनाया गया। पुलिस ने पूछताछ के बाद निरुपमा की मां को जेल भेज दिया। भाई और पिता से पूछताछ चलती रही। साल 2010 में 3 महीने बाद न्यायिक हिरासत में रहने के बाद उन्हें जमानत मिल गई। 30 अप्रैल को पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से मौत होने की बात सामने आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की आखिरी लाइन में एक बेहद दर्दनाक सच सामने आया, जिसमें लिखा था कि उसके पेट में 10 से 12 हफ्ते का शिशु भ्रूण था, यानी मां के साथ साथ बच्चे की मौत। हैरानी की बात यह थी कि प्रियभांशु रंजन को निरुपमा के प्रेग्नेंट होने की जानकारी ही नहीं थी। बेटी की अंतिम विदाई के बाद की रस्मों के लिए निरुपमा की मां सुधा पाठक 3 की पैरोल पर जेल से बाहर आई। इसके बाद मां के कहने पर प्रियभांशु के खिलाफ बलात्कार, धोखाधड़ी और हत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया। सुधा पाठक ने आरोप लगाया कि प्रियभांशु रंजन ने शादी का झांसा देकर उनकी बेटी का यौन शोषण किया। बाद में शादी करने से मना कर दिया, इसलिए मजबूर होकर उनकी बेटी को यह कदम उठाना पड़ा। प्रियभांशु से पूछताछ करने के लिए कोडरमा पुलिस की एक टीम दिल्ली आई, जहां से प्रियभांशु का मोबाइल और लैपटॉप जब्त कर लिया गया। निरुपमा और प्रियभांशु के कुछ दोस्तों से भी पूछताछ हुई। जांच के बाद पुलिस ने प्रियभांशु को बलात्कार और धोखाधड़ी के आरोपों में क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में जांच जारी रही। प्रियभांशु के वकील ने पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध करते हुए झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां से शीर्ष अदालत ने निचली अदालत को जल्द से जल्द सुनवाई पूरी करने की आदेश दी। प्रियभांशु रंजन के पिता रमाशंकर कंठ ने बेटे को फंसाने का आरोप लगाया। कहा कि हमारे परिवार को शादी से दिक्कत नहीं थी, हम खुश थे कि हमारे घर पढ़ी लिखी बहू आ रही है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि निरुपमा ने अपनी मौत से एक दिन पहले उनके बेटे को SMS भेजा था, जिसमें बताया था कि परिवार के सदस्य ने उसे बाथरूम में बंद कर दिया है। पोस्टमार्टम में लग रहा था कि निरुपमा की हत्या की गई थी, जबकि उसके परिजन लगातार आत्महत्या करने की बात कर रहे थे। निरुपमा के माँ बाप, भाई और प्रेमी के खिलाफ मामला चल रहा था। हर दिन नए नए खुलासे हो रहे थे। निरुपमा और प्रियभांशु की मैसेज जरिए बातचीत सामने आई। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर और उनकी दी गई रिपोर्ट पर भी सवाल उठे। निरुपमा की मौत का मामला और उलझ गया था। अभी तक यह तय नहीं हो सका कि मामला आत्महत्या का था या हत्या का। साल 2011 में जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आई और उसमें कहा गया कि सुसाइड नोट पर हस्ताक्षर निरुपमा के ही हैं, उसके बाद इसे आत्महत्या का मामला मान लिया गया। खैर, जेल, कोर्ट कचहरी और लंबी सुनवाई के बाद जून 2015 को प्रियभांशु को इस मामले से बरी कर दिया गया। निरुपमा के लिए इंसाफ मांगने के लिए हजारों लोग सड़कों पर उतरे। कैंडल लाइट मार्च निकाली गई। लोगों को उम्मीद थी आज नहीं तो कल, परसों, किसी भी दिन यह पता चल ही जाएगा कि यह खुदकुशी थी या फिर हत्या। लेकिन वर्षों बीत गए और सवाल वही का वही खड़ा है। मामला अभी भी कोडरमा कोर्ट में है, लेकिन निरुपमा की मौत का सच सामने नहीं आ पाया है।